आप अपना कर लें, बाकी लोग फिर बाद में कर लेंगे। जी। आवाज नहीं आ रही, सॉरी। या मैं ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। ओके। जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जी, एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ मैरिजुआना, जिसको टीएचसी भी कहते हैं, और 9 इसका आता है, टेट्राहाइड्रोकैनिबेनॉल, इसका ये एक्टिव सब्सटेंस है। और नेक्स्ट है 452, ट्रांसफरिन। ट्रांसफरिन बेसिकली ये वो मैकेनिकल रिक्योर होती है जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ट्रांसफरिन का जहाँ पे भी वर्ड आएगा ना, इस बेसिकली दी ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल कह लें इसको, आयरन को विद इन ब्लड टू डिफरेंट, और स्टोर ये फेरेटिन की फॉर्म में होता है आयरन। नेक्स्ट है जी, डाई एस्टर आइसोमर्स। अच्छा, अभी डिफरेंट डेफिनेशन लिखी हुई हैं डिफरेंट किस्म के जो आइसोमर्स हैं उनकी। तो डाई एस्टर आइसोमर्स ये आपको याद ही करना पड़ेगा, हैज टू कायरल कार्बन स्लैश सेंटर, और ये आपस में जो है ना, इनकी इन मिरर इमेज नहीं होती। और जो है ये नॉट सुपर इम्पोज भी नहीं होते, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है, और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है एनंशियोमर्स। ये कायरल कार्बन होता है और ये मिरर इमेज होते हैं, और ये भी नॉट सुपर इम्पोजेबल, और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये। और जो इनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, बट ज्योमेट्रिकली ये डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है मीजो कंपाउंड। क्या होते हैं ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मिरर इमेज टू इटसेल्फ, एंड एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होते हैं, यहाँ पे आगे इवन नंबर्स के अंदर, इसके अंदर जो है ना कायरल कार्बन होते हैं। नेक्स्ट है रेजमिक मिक्सचर, सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये। नेक्स्ट है 457, नॉट ट्रू अबाउट lanzolide, available IV only and nephrotoxicity is not a common side effect। तो ये ठीक है, इसके बारे में जो है ना ये ट्रू नहीं है। और नेक्स्ट है जी, lanzolide does have coverage against resistant as pneumonia, it's not an optimal choice for treatment of bacteremia। Lanzone also does not have gram negative coverage against E. coli and, अच्छा ये भी मैंने क्रॉस चेक किया था, ये दोनों बातें भी इसके बारे में सही हैं। 459 है जी, for extensively drug resistant TB, other drugs such as clofazimine and lazolamide may be employed empirically। तो या ये भी बात ठीक है। अच्छा, एक्शन ऑफ एपिनेफ्रीन, मेनली जो है ये लो डोजेस के अंदर B1 के ऊपर एक्ट करती है, और हाई डोजेस पे अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर। और इसका जो एक्शन है वो ये है कि एक्शन ऑन हार्ट थ्रू B1, while norepinephrine mainly act on the alpha receptors and little on the B1 receptors। ये हमने वो आई थिंक सो आप लोगों ने पैरासिम्पथेटिक डिटेल में कर ली है, तो ये आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है 461, अनआयोनाइज फॉर्म जो है ना ड्रग की, वो जो है अब्जॉर्ब होती है, और आयोनाइज फॉर्म जो एक्सक्रीट होती है। 462, मेबिवरीन cause cardiotoxicity, yeah it's true। नेक्स्ट है 463, all ACEs are pro-drug except captopril, lisinopril, and captopril are only as that is taken more than once, and fosinopril only as that excreted by bile। अच्छा, ये 463 काइंडली आप लोग मार्क कर लें। कैप्टोप्रिल और लिजानोप्रिल सिर्फ ये दो ड्रग्स प्रो ड्रग्स नहीं है, इसके अंदर दो और भी थी, अब मेरे पास लैपटॉप नहीं है, उस पर ना मैंने लिखा भी था। तो वो दो कोई और ड्रग्स हैं, वो भी एज ए प्रो ड्रग जाती हैं। और जो फोसिनोप्रिल जो है ना, वो बाइल से एक्सक्रीट नहीं होती। तो ये आप लोग मार्क कर लें, क्योंकि मुझे ये गलत लग रहा था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है 463। 464, 463 मार्क कर लें। 464 है जी, NaCl नॉर्मल सलीन फॉर इरिगेशन टिश्यू नॉट एंटीसेप्टिक। तो यस, फोर जब सिक्सटी आप टू मार्क करना है, 462 मार्क करना है। 463 बोल रहा है। 463 463 कुछ 463 स्टेटमेंट NaCl। गलत लग रहे हैं। नहीं, नहीं, 463 ऑल एसी 463 एस इनहिबिटर्स है। इनहिबिटर्स। हाँ तो वो 462 है ना। नहीं, 463 है क्या? नहीं नहीं 463 है 462 बता। नेबिप्रिन कॉज कार्डियोटॉक्सिटी है। स्क्रीन पे देखें। मेरे पास फिर ये क्या, अच्छा मेरे पास तो आप कौन सी फाइल देख रहे हैं? एक मिशन, एक यही मिसिंग हो फाइल। गया, दूसरे पे नंबर है।
हाँ यहाँ पे 463 है, लेकिन जो मेरे पास फाइल है सेम फाइल है। चलें, खैर एनीवेज कंटिन्यू करें। नहीं, आप कौन सी अच्छा, फाइल? 464 है। चले चले कंटिन्यू। NaCl नॉर्मल सलाइन फर्स्ट। नॉर्मल सलीन जो है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो ये वुंड्स को की सफाई के लिए यूज होता है। और ऑब्वियसली इट्स नॉट एन एंटीसेप्टिक बट टू क्लीन ऑफ द डर्ट एंड मड और फिट, तो ये इरिगेशन टिश्यू के लिए यूज होता है। 465 सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, कोलेंजिपिन या था मेंशन वहां पे, तो ले सकते हैं इसको सेकेंड लाइन के अंदर। नेक्स्ट है 466 सेरोटोनिन फिजियोलॉजिकल एक्शन इन आवर बॉडी। तो इसके अंदर जो है ना, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन, स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये इसके जो है फिजियोलॉजिकल एक्शन है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है ट्रामाडोल कैन इंक्रीज, यस डेफिनेटली ट्रामाडोल कैन इंक्रीज इफ सेडेटिव इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड हिप्नोटिक्स, एनी ये भी ओपियोइड्स के अंदर आती है, और एनीथिंग दैट इज ओपियोइड नेचर वो इन अल्कोहल या इस तरह की जो लाइक सब्सटेंसेस हैं, उनके साथ मिलके वो एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। Next, tramadol, 468 tramadol inhibitors, monoamine uptake and should not be used with AMAO inhibitors. Tramadol used with selective serotonin reuptake inhibitors and other agents that increase serotogenic activity can cause serotonin syndrome, which is characterized by irritability, anxiety, sinus excitement. तो ये भी इसके बारे में ठीक है कि मोनोअमीन इनहिबिटर्स के साथ नहीं इसको देना चाहिए, वरना सेरोटोनिन सिंड्रोम, मतलब सेरोटोनिन के लेवल जो है वो एक्सीडिंगली वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो सेरोटोनिन की जो वो इनहिबिशन है या वो रीअपटेक है वो हो रही है, का खत्म हो रही है। तो इस तरह से ये जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा, तो सेरोटोनिन के लेवल ज्यादा होने की वजह से सिंड्रोम की तरफ जा सकते हैं, जिसके अंदर सीएनएस एक्साइटेशन, एंग्जाइटी और ये नीचे बाकी चीजें जो लिखे हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट है 469 विटामिन ए साइड इफेक्ट इज कंजक्टिवाइटिस। अच्छा, ये भी प्लीज मार्क कर लें, ये मुझे इस तरह से कुछ नहीं मिला था विटामिन ए के अगेंस्ट। विटामिन ए का जो साइड इफेक्ट है वो कंजक्टिवाइटिस मुझे नहीं मिला था। 469 है इसका नंबर। नेक्स्ट है 470 डायबिटीज प्लस हाइपरटेंशन, या ये काफी दफा डिस्कस हो चुका है, इस और आज हम देते हैं इसके अंदर। 471 cystic fibrosis, decrease albumin while hypothyroidism increase albumin levels, तो या दिस इज करेक्ट। Piroxicam की डेली डोज 1 है और naproxen की ट्वाइस, तो ये भी बात ठीक है। Amiodarone has negative inotropic effect, ये भी ठीक है। 474 cocaine has both nasal and topical use, yes ये क्रॉस चेक किया है, ये दोनों यूजेस हैं इसके। 475 common degradation, pharmaceutical preparation Rex is hydrolyzed with common metabolism, तो ठीक है। डिग्रेडेशन जो है ना वो दो मेथड्स के थ्रू होती है, या तो उसकी हाइड्रोलिसिस होती है या ऑक्सीडेशन होती है। 476 chronic alcohol inducer while acute alcohol inhibitor, अच्छा इसकी मुझे कुछ सेंस बन नहीं रही थी, ये क्या बात है कि इन्होंने क्रॉनिक अल्कोहल इंड्यूसर है और वो इनहिबिटर है, किस चीज की, ये कंप्लीट नहीं है स्टेटमेंट। आई गेस ये है जो क्रॉनिक के लिए अल्कोहल लेते हैं उनको एंजाइम्स इंड्यूस करते होंगे, वो एंजाइम इंड्यूसर्स हो जाते हैं। मतलब वो और जो चीज एक्यूट मेंशन नहीं है ना, अल्कोहल, वो एंजाइम की बात हो रही है या किसी ड्रग की बात हो रही है, अब वो उसके अकॉर्डिंग भी बंदा कुछ कह सकता है ना। स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट है जी 477 बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज बाय इंक्रीज लिपोफिलिसिटी एंड इंक्रीज अब्जॉर्प्शन, डेफिनेटली जितनी ज्यादा लिपोफिलिक ड्रग होगी उतनी ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगी और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी 478 इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हाई ट्रांसफेरेंस लो फेरेटिन। अच्छा, अब ये बात थोड़ी सी समझनी है कि ट्रांसफेरिन जो है वही आप लोगों को पहले बताया कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं। अब जब आयरन के लेवल डिप्लीट कर जाएंगे तो व्हीकल्स तो उतनी ही होंगी ना, तो उनके लेवल ऑब्वियसली एग्जिस्ट वो ज्यादा हो जाएंगे और इवन और ज्यादा बॉडी बनाना शुरू करती है ताकि जितना भी आयरन है वो लेके आए, बट आयरन के लेवल ही नहीं है, तो ट्रांसफेरिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आपकी जो फेरेटिन है वो लो हो जाएगा, क्योंकि फेरेटिन एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन होती है, और जब ऑब्वियसली बाहर से आयरन बॉडी के अंदर नहीं आ रहा तो वो आपके जो स्टोर्ड आयरन पड़ा होता है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है जी का पढ़ा था तो उसमें 479 था कि हाई ट्रांसपेरेंट नहीं होता आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ट्रांसपेरेंट आयरन कम होता है तो ट्रांसपेरेंट भी कम होता है, आयरन ज्यादा होता है ट्रांसपेरेंट भी ज्यादा होता है। ये हाँ, इस मैंने स्टेटमेंट पे पहले ग्लॉसरी भी चेक भी डिस्कस करा हुआ था था कि और ये ये, आला नसर में भी हाँ, आया था और इसको इनकरेक्ट बोला था आला नसर वालों ने। बिकॉज इट कंटेन्स के हीमोग्लोबिन को कंटेन कर रहे होते हैं ना, तो जब एनीमिया होगा तो वो शो होंगे ही नहीं। वो उनका काम होता है आयरन अच्छा, को लेके अनीमिया जाना, के और अंदर हाँ आयरन दोनों ही के नहीं है लेवल तो फिर। डिक्रीज हो जाते हैं, आप लोग ये कह रहे हैं।
ये हाई यस, ट्रांसपेरेंसी ये अला नहीं नसर होता, पे तो ऐसे ही लेकिन था। इसको फिर भी किसी से क्रॉस चेक कर ले, मगर मुझे क्योंकि ये देखिए कंफ्यूज करा है मैं बहुत बार इसलिए ये लोगों ने। बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है ना चैट जीपीटी भी यूज करता होता हूँ ना, जब मुझे कुछ समझ नहीं इसमें आती तो मैं उस एएमएच पर में अगर स्टेटमेंट लिख किसी को देता कुछ हूँ। मिल जाता है तो बता दे, क्योंकि एएमएच में मैंने नहीं अच्छा देखा। इसको वो कर ले, मार्क कर ले क्योंकि हम्म, एक जनरल साइंस बन रही है ना कि ट्रांसफर के लेवल इसलिए इंक्रीज होंगे क्योंकि वो मतलब बॉडी का एक वो रिएक्टिव नहीं, में मैंने ये चली जाती है, स्टेटमेंट रिएक्शन देखा में था चली गूगल जाती में। लेकिन जब मैंने वो देखा था, क्या कहते हैं, एक वो पढ़ी थी, क्या कहते हैं, आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें था कि नहीं होते। तो मैं कंफ्यूज खुद हो गई थी कि नेट इंटरनेट एक जगह से ये दे रहा है और एक जगह से ये आंसर दे रहा है। तो ये है। थोड़ा हाँ ये चेक फिर करना आप पड़ेगा। लोग जो भी रेफरेंस है उससे क्रॉस चेक कर लीजिए। तो एएमएच से कर ले कोई तो इसको बेहतर मार्क होगा। कर ले। एएमएच का मुझे इतना आइडिया नहीं है, ना मेरे पास है, ना मेरे पास जो मिस है वो। आप ये मुझे वो नोट डाउन कर लें, मैं देख लूंगा। सही है। 478। Next step 479 spallopathy is reversible. Lifelong deterioration reaction with while nephropathy and retinopathy are irreversible reactions. तो इसके बारे में ये है कि इंसेफेलोपैथी जो है किस अगर थोड़ा डैमेज हुआ है तो वो ठीक है, रिवर्सिबल है, बट कुछ कंडीशन में इंसेफेलोपैथी भी रिवर्सिबल होती है। तो आई एम नॉट श्योर ये स्टेटमेंट इन्होंने किस तरह से ड्राइव किया। और नेफ्रोपैथी तो डेफिनेटली जो रेटिनोपैथी और रेटिनोपैथी इसलिए वो इरिवर्सिबल है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप ब्रेन सेल्स एक दफा डैमेज हो जाए तो वो रीग्रो नहीं करते, और आपका रेटिना भी डैमेज कर जाए तो वो दोबारा रीग्रो नहीं करता। तो वो तो मतलब 100% श्योर है कि वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। लेकिन जो है ना इंसेफेलोपैथी जो है वो रिवर्सिबल है। सॉरी, नेफ्रोपैथी इज बेसिकली नेफ्रॉन्स का जो डिजीज होती है। तो नेफ्रॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस लेवल पे हुआ है। मतलब ये मैंने स्टेटमेंट पे रिसर्च किया था, बट अब ये वो टोटली स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेदर वो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। नहीं, तो ये आई लेकिन एम अभी नॉट जिस तरह श्योर ये। आपने बताया ना कि स्टार्ट में तो वो रिवर्सिबल होता है, मगर अगर वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी भी हो गई, तो फिर नहीं है रिवर्सिबल। इस तरह से है। नेफ्रोपैथी में भी वो ये स्टेजेस होती है ना। मतलब हल्की सी इन्फ्लेमेशन भी हुई है तो वो ऑब्वियसली है तो पैथी ना, नेफ्रो की पैथी है। लेकिन नेफ्रोपैथी इज इंसेफेलोपैथी मीन के लाइक केस दिस। में अगर कह रहे हैं कि अगर ये आईज और ये लिवर उस तक चले गए हैं ना, किडनी तक, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मामला, ये कहना चाह रहे हैं ये लोग। इसमें चल खाली ठीक हो गया, नेफ्रोपैथी सही नहीं है। है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप 480 ड्राउजीनेस इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ प्रेडिसोलोन। तो ये बात सही है, प्रेडिसोलोन के अंदर ड्राउजीनेस नहीं होती बंदे को। 481 इन रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, जिसके अंदर जो है आपकी पीएच इंक्रीज हो जाती है और उसके अंदर CO2 जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो किडनी जो है वो कॉम्पनसेट कर देती है बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट करके। ऑब्वियसली आपकी बॉडी की जब पीएच बढ़ जाती है ना तो आपकी किडनी जो है बाइकार्बोनेट रिलीज करती है ताकि आपकी पीएच जो है 7 या न्यूट्रलाइजेशन की तरफ वापस जाए। तो दिस इज करेक्ट। ऑलराइट सो हम कौन सा कर रहे थे? 481 या 482। 482 है। एपिनेफ्रीन इज 482 है। एपिनेफ्रीन इज डेरिवेटिव ऑफ फेनाइल। अच्छा ये स्टेटमेंट गलत है, आप काइंडली मार्क करें। 482 के अंदर एपिनेफ्रीन और एम्फिटामिन की डेरिवेशन इन्होंने लिखी हुई है। ये इनका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है बट डिराइव इससे नहीं होते। जी सही कहा, ये डिराइव नहीं होते इससे। से डिराइव नहीं होते, ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है कि इन इसके वो जो बाद मैन्युफैक्चरिंग हाँ, स्टेज है उसमें। टायरोसिन बनता है, फिर उसके बाद एपिनेफ्रिन बनता है। या सो ये एक मार्क कर लें आप लोग। नेक्स्ट है जी लेकिन ये 483 सेंटेंस नॉट सही हो फॉर। सकता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग ब्लॉक यही है ना। अच्छा हाँ मे बी तो इट कैन इन बी अ सेंस कि डेरिवेटिव। अगर कोई और ऑप्शन ना हाँ। लिखी हो तो ये प्रीकर्सर मॉलिक्यूल तो है, तो वहां से आ तो रहा है मतलब इससे पहले यही बनता है एपिनेफ्रीन से, उस सेंस में हो सकता है डेफिनेटली। हम्म। बट मतलब डेरिवेटिव उसको कहते हैं ना कि मतलब अगर पेरेंट कंपाउंड कौन सा जहाँ से। अगर टायरोसिन मौजूद होता तो फिर ये गलत होता, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर ये सही है हिसाब से। ओके ओके या श्योर इस तरह से हो सकता है। हम्म। 483 नॉट फॉर टैक्सीरिथमियास इज एट्रोपिन। श्योर एट्रोपिन को जो है टैक्सीरिथमियास के लिए नहीं दिया जाता। व्हाट कॉजेज ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस सिस्प्लैंटिन। ये चेक किया था, ये इस कंडीशन कर सकती है सिस्प्लैंटिन। Hydralazine used in heart failure while cardiac infarction in MI angina। अच्छा इसकी मुझे कुछ सेंस नहीं बन रही थी हाइड्रोलाजीन की ना, यूज्ड इन हार्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मेरे फेलियर। ख्याल से। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी ना कॉन्ट्रा मायोकार्डियल इंफेक्शन में। कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हाँ हाँ।
कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर में मायोकार्डियल। लेते हैं हार्ट फेलियर में। हाँ अच्छा ठीक ज्यादा। हो गया, हाइड्रोलाइसिन जो है वो हार्ट फेलियर में दी जाती है लेकिन मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर नहीं दी जाती। हाँ ओके। ज्यादा लिख 480 46 486 vasopressin is used to treat diabetes insipidus insipidus। अच्छा हुरिया आप उस दिन कह रही थी कि डायबिटीज इंसिपिडिस जो है वो डायबिटीज को कहते हैं, डायबिटीज को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। ये बेसिकली ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, उस कंडीशन को डायबिटीज लेकिन इंसिपिडिस बोला डायबिटीज की जाता है। मौजूदगी में होती है ना, लाइक डायबिटिक पेशेंट को हो रही होती है ना, या ऑब्वियसली डायबिटिक पेशेंट या को ही होती है, खाली। लेकिन जो उसको फ्रीक्वेंट हाँ, यूरिनेशन हो रही होती है ना, मतलब डाइल्यूट समझ यूरिनेशन गई। और होती जा रही है, रुक जाओ तो आप। वो दैट इज उस कंडीशन को ये बोला जाता है। तो वेजोप्रेसिन जो है दिया जाता है इस कंडीशन के लिए। हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट है 487 वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक मोर कॉमन देन सिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक मोर डेंजर देन डिस्टोलिक। अच्छा ये हाइपरट्रॉफी की बात हो रही है वेंट्रिकुलर, तो उसके अंदर बताया गया जो लेफ्ट साइड होती है ना उसका ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्ट साइड का सबसे ज्यादा जोर लग रहा होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ना आपने वो पूरी जो बॉडी को ब्लड पंप करना होता है, और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो सिर्फ लंग्स तक सप्लाई लेके जाता है, तो ये ऑब्वियस है। नेक्स्ट है 488 लीस्ट कॉज स्पाइना बिफिडिया इज हेमोट्रोजीन एंड मोस्ट बाय वेल्पोरिक एसिड, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है 489 थायराइड एंड एस नीड टू रिड्यूस इनिशियल डोज इन हार्ट फेलियर। अच्छा ये जो चीजें हैं ना ये मैंने क्रॉस चेक की हैं, बट द थिंग इज दैट मतलब मैं कहूंगा कोई ऑथेंटिक सोर्स हो ना, जिस तरह ईएमएच की आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि गूगल तो फेवर में भी बोलता है अगेंस्ट भी बोलता है इस तरह की चीजों के ऊपर। तो आई थिंक सो मतलब एएमएच की क्या सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है? सब्सक्रिप्शन का तो नहीं पता, बट ये है कि बुक्स अगर बुक अरेंज हो जाए तो फिर है। तो वो कहीं से अरेंज करके पीडीएफ अगर शेयर हो जाए तो मैं तो पीडीएफ में नहीं है, पीडीएफ में नहीं है ये, सिर्फ मतलब कि वो ऑस्ट्रेलिया में इसकी सब्सक्रिप्शन है, तो ऑनलाइन वैसे मिल जाती है अभी, फिर भी कोई $200-300 की है। क्योंकि इस तरह की चीजों पे ना मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट खैर मैं करवा देख लूंगा, लेते हैं चेक करवा इसको। लूंगा। आप ऐसा करें, जो चेक करने वाले हैं ना उन सबको एक फोर एटी नाइन लिख लें, एक फोर एक जगह। 489 भी आप मार्क कर लें। हाँ, कोई एक पार्टिसिपेंट नोट डाउन कर ले तो वो मुझे सेंड कर दे, मैं कर लूंगा। अच्छा नेक्स्ट है जी 490 निट्राजिपैम इज नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया इन एल्डरली पेशेंट बट वी कैन यूज लोराजिपैम। तो या श्योर वो दी इंसोम्निया में दिया जा सकता है लोराजिपैम, और ये नहीं दिया जाता। गो गोसिरेनल इज अ जीएनआरएच एनालॉग दैट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। और अच्छा मैं ये जो है ना लास्ट 10 ये मैंने आई थिंक सो नहीं किए थे, तो मैं मतलब रीड कर देता हूँ, बट आई थिंक सो अगर आप मुझे टाइम दें थोड़ा तो आई विल डू इट इन माय नेक्स्ट सेशन। आई डिडंट डू द लास्ट 10, मुझे आई गॉट बिजी समवेयर एल्स आई गेस। तो मैं ये अभी कुछ बोलूंगा इसके बारे में तो आई वुडंट बी सो श्योर अबाउट दिस। अच्छा एक चलिए तो ठीक है, इट्स बाकी ओके। नेक्स्ट। ये आप नेक्स्ट एएमएच जो है में, ना, हाँ जब सॉफ्ट नेक्स्ट कॉपी आपके में होंगे किसी तो लड़की उसमें ने कर। शेयर करा था बूट कैंप में एक दफा, और मैंने वो डाउनलोड तो कर दिया था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, किस नाम से था वो एएमएच की सॉफ्ट कॉपी थी उसके पास। अब वो लड़की ने पढ़ा भी वो था चीज एएमएच। मुझे पता है, वो पता है क्या है, वो मोबाइल से खींच के ना, वो पिक्चर्स दी हुई हैं वो उस तरह से हैं। नहीं ओह वो माय तो गॉडनेस। हमारे अच्छा पास है थोड़ा बहुत, चले चलिए। खैर हम ही पढ़ लेते हैं। चले अब मैं करता हूँ, वो निकालने 351 से। इन्होंने कर दिया 500 तक। वो लास्ट टाइम लास्ट वन उन्होंने किए नहीं ना, तो वो मिसिंग। उनके नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे ना, लास्ट अच्छा जो है लास्ट के उनके कहाँ 10 से है। कहाँ तक है, मैं मार्क कर लूँ ना, 4, क्योंकि मैंने लास्ट के 20 490 से 490 से 490 से 500 500। रहते हैं फोर नाइन्टी पेंडिंग। वन से एग्जैक्टली, हाँ सही फोर है नाइन्टी चलो। वन या 490 थे। 91 से सही है। उसको पढ़ ले एक दफ़ा, क्या पता हम लोग को क्लिक कर जाए या नहीं। चले आगे। चले मतलब पढ़ इफ लें। यू वांट यू कैन, बट मैं कहूंगा कि श्योर अगर हो ना चीज तो ज्यादा बेहतर होता है। सही है चले आगे करते हैं। 501 अब आपका आ गया विकास। 351 में। 351, अच्छा सॉरी मैं 501 पे थी।
मैंने लगा दिया 351। ओके, एक मिनट चेक कर रहा हूँ। ये तो नंबरिंग ही गलत हो गई है मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई और फाइल खोल ली है, वो वाली फाइल इसी तरह की है लेकिन उनमें नंबरिंग का फर्क है। आपने उस वाली जो ड्राइव में उसमें से करी है तैयारी। जी मेरे ख्याल से वही थी। हाँ, ये ड्राइव वाली नहीं है, ये ड्राइव से हटके किसी ने नाजिया रिकॉर्ड शेयर करे थे अभी, तो मैंने उसको डाउनलोड कर दिया था अपने पास। क्योंकि वो जो ड्राइव वाली थी ना, उसको ढूंढने में निकालने में बड़ा टाइम इलाइट लग रहा था। इलाइट वाली चले नहीं है ये मैं, फाइल? मेरे पास जो 351 है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीजर में इंड्यूस्ड हाँ, तो हाइपोपैराथायरिज्म। एक आपका एक एक नंबर एमसीक्यू का आगे चल रहा है डिफरेंस ना, तो है। कोई मसला थोड़ी, 352 से कर लेंगे। हाँ जी, चले मैं फिर लेकिन अपने हमने वाली बस फाइल यही बोला है खोलता कि हूँ। स्क्रीन का लाइफ हाफ लाइफ ही बताइए बस, 5 मिनट। जी जी, एक मिनट। चले मैं हाफ नंबरिंग लाइफ ऑफ का फिर एस्प्रिन है जो ट्राई कि करता 30 मिनट्स हूँ। होता है ब्लड हाँ में, ठीक है। बस ये है। ओके ओके। जैसे अच्छा चले जी, सीजर्स में बी इंड्यूस्ड बाय पैराथायरिडिज्म। तो ये जो कंडीशन है ना, तो इसमें सीजर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेशेंट्स होते हैं ना इस कंडीशन के साथ, तो उनको वो सीजर एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसको बस एज इट इज याद रखना है कि हाइपोपैराथायरिडिज्म में ना सीजर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी, प्रमोट इंडक्शन इन साइनेप्स बाय ग्लूटामेट। अच्छा ये वो डब्बा गाबा की बात हो रही है कि इसमें कि जब एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट होता है ना ग्लूटामेट, तो विद ट्रांसपोर्टर्स होता है, तो जो ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ना वो ग्लूटामेट की रिलीज करते हैं साइनेप्स में थ्रू साइनेप्टिक वेसिकल्स। तो ऑब्वियसली जब इसकी इंडक्शन होगी तो वो उसको एक्टिवेट, इनकी ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन इनकी रिलीज होगी ना न्यूरॉन्स की, तो वो ग्लूटामेट को एक्टिवेट कर देगा, उसकी इंडक्शन की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सिंपल उसका मैकेनिज्म का एक पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है, सिंपल है। आगे है जी, ठीक, नोट अ शेप ऑफ यूरिया क्रिस्टल इज ट्राईसाइक्लिक। अच्छा ये ना आई थिंक कोई ना स्ट्रक्चर की बात की हुई है, ठीक है। इसमें मतलब कि जो ट्राईसाइक्लिक्स होते हैं ना उनके 3 रिंग होते हैं, मतलब कि 2 बेंजीन रिंग होते हैं, उसके बिल्कुल एक ऑपोजिट साइड पे ना 7 मेंबर्ड रिंग होता है। लेकिन जो यूरिया के क्रिस्टल होते हैं वो तो इंटायरली डिफरेंट होते हैं उनसे। तो ये आई थिंक कोई क्रिस्टल की बात की, इनके स्ट्रक्चर्स की बात की हुई है, तो इसको एज इट इज ही देखना पड़ेगा कि वो उससे डिफरेंट है, वो उसकी तरह का नहीं है। अच्छा, मूड एलिवेटर्स इन सिनाइल डिमेंशिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इनका ऐसा मुझे तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि जो डिमेंशिया ऑब्वियसली होता है कि लॉन्ग टर्म ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से पर्सनैलिटी में चेंज आता है, इम्पेयर्ड मेमोरी हो जाती है। तो मेमोरी को बूस्ट करने के लिए इनका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का तो कोई रोल नहीं है। हाँ ये एक्स्ट्रा पैरामिटल इफेक्ट्स इनके आ सकते हैं रिलेटेड टू मूवमेंट्स। और एक जगह पे ये भी था कि ये क्लस्टर हेडिक में भी दिया जा सकता है। बट मूड एलिवेटर, एज अ मूड एलिवेटर इन डिमेंशिया, इसका मुझे कहीं से भी नहीं मिला। तो मुझे आई तो डोंट खुद नो कि ये सुन के किस तरह समझ से। में नहीं आ रहा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैसे मूड को एलिवेट हाँ, कर रहा है तो डिमेंशिया आई में। डोंट नो कि उन्होंने कैसे ये लिखा है, तो मुझे तो ये कहीं से नहीं मिला। इनफैक्ट मैंने वो क्रॉस चेक किया है एएमएस से भी, तो वहाँ पे भी इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको तो लिख इसको लेते फिर, हैं और इसको ग्रुप में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये कोई एक्सपर्ट बंदा ही बता सकता है, या तो ये गलत है ये होगा, या हम्म, फिर ये जो है वो इसके पीछे कोई चलें ऐसी साइंस है जो हमें नहीं पता, बहुत आउट ऑफ द वे जाके। अच्छा नेक्स्ट है। चलें इसको भी मार्क करें। अच्छा नेक्स्ट है जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन एंजाइना। अच्छा एंजाइना में इसका क्या है कि रिलैक्स स्मूथ मसल्स इसकी हार्ट रिड्यूस दी, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करता है, हार्ट हार्ट पे जो वर्कलोड है उसको कम करता है, उसके हार्ट ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है। तो ओवरऑल मतलब कि इसको ना जो बहुत ज़्यादा उसका काम हो रहा है ना उसको रिड्यूस कर देता है, काम को कम कर देता है, ठीक है। और आगे जी, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है। ये होती क्या है बेसिकली, ये जो होती है ना वेगल नर्व होती है, ये होती है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, कि विच इफेक्ट दी अ लॉट ऑफ पार्ट्स, मतलब कि हार्ट को भी कर सकती है, ब्रेन को भी, लंग्स को भी, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी। तो इसके ना मल्टीपल इसकी एसोसिएशंस होती हैं। तो उस पे मतलब कि ऑब्वियसली अगर वो M2 रिसेप्टर्स पे है, तो जो कि साइनो एट्रियम और उसमें होते हैं, एट्रियम ऑफ द हार्ट में होते हैं, तो उन पे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट दे सकता है। और जो M3 रिसेप्टर्स हैं उनमें मतलब कि वॉमिटिंग भी इंड्यूस कर सकता है, जो कि वो रीजन ऑफ द ब्रेन में ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसके ऊपर ना मल्टीपल एसोसिएशंस है, इस वजह से इसको बताया गया कि ये M2 पे करेंगे तो ये, अगर M3 पे करेंगे तो ये प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, ये इंडिकेशन दे सकते हैं। अब मैं नंबर नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि नंबरिंग का इशू है थोड़ा सा।
अच्छा, नॉट हैव एक्टिव मेटाबोलाइट्स। अच्छा, ये ड्रग्स बताई गई हैं कि जिनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं होते, फ्री ड्रग्स होते हैं, वो एक्सक्रीटेड अनचेंज, मतलब कि वैसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं बॉडी से। तो ये बड़ा अच्छा सा निमोनिक बनाया है, गैन टॉप, GANTOP। मतलब कि जी से जेंटामाइसिन, ए से एसिक्लोवीर, एन से निफेडिपिन, टी से टिमेज़िपाम, ओ से ओक्सेजिपाम, और पी से जी फेनिडोइन एंड पैरासीटामोल। तो ये निमोनिक है इस तरह से। मुझे तो वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, याद करने ऐसे ही इजीली हो जाएगा। अच्छा, एंटी नोजिया फॉर लास्ट ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में मतलब कि नोजिया के लिए, नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए मेटाक्लोप्रामाइड दिया जाता है, लेकिन जो नहीं दिया जाता वो डिक्लोफेनिक है। एनसिड्स तो वैसे भी बड़े डेंजरस होते हैं, तो एनसिड से अवॉइड ही करना चाहिए। आगे जी, टॉक्सिक डोज ऑफ पैरासीटामोल काज हेपेटिक फेलियर। ऑब्वियसली ये करती है। और इसकी टॉक्सिक डोज क्या है कि मतलब कि 4 ग्राम से ऊपर की जितनी भी डोज हो, मैक्सिमम 4 ग्राम दे सकते हैं ना आप। इससे ऊपर की जितनी की भी डोज है ना, वो मतलब टॉक्सिसिटी की तरफ जाएगी और हेपेटिक फेलियर कर सकती है। क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोल्स। अच्छा, ये ना दो टर्म्स बताई गई हैं, ये दोनों ही कंडीशंस हैं, मतलब कि दो डिजीज बताई गई हैं कि जो है ना ये डक्टस आर्टेरियोसिस, ये बेसिकली होती है कि ये फीटस में होती है, मतलब कि बेबी को होती है। इसमें होता क्या है कि जो दो मेजर ब्लड वेसल्स होती है ना, उनमें मतलब ओपनिंग एक कोई रह जाती है, जिसको हम आम मतलब कि नॉर्मली कहा नहीं जाता कि बच्चे के दिल में सुराख है जी। तो आई थिंक उससे ये रिलेटेड कुछ इस तरह से है। तो ये हार्ट कंडीशन हो जाती है बच्चे को। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए जो दिया जाता है वो इंडोमेथासोन दिया जाता है, इंडोमेथासिन सॉरी, इंजेक्टेबल फॉर्म में, जो बेसिकली एक एनसिड है, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए ये दिया जाता है। जबकि जो दूसरी कंडीशन है ना मेटास्टैटिक, ये बेसिकली है कार्सिनोमा, मतलब कि इसको ये ब्रेस्ट कैंसर टाइप है, और ये स्प्रेड करता है टू दी अदर ऑर्गन्स, मतलब कि ये फैलता जाता है। ऑब्वियसली सारे ऐसे ही करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो बताया गया है, इधर क्या, एक मिनट, इसकी ट्रीटमेंट के लिए है जी फेंटानिल, ठीक है, मेटास्टैटिक यूज फेंटानिल। इसकी ट्रीटमेंट में फेंटानिल यूज करते हैं, जो कि ओपियाइड और काफ़ी पोटेंट ओपियाइड और पैचेज में होते हैं मोस्टली। नॉट डिजोल्व इन एक्वस सोल्यूशन इज डायजिपाम देन फेनिटोइन। एक्वस सोल्यूशन में नहीं होता ये, जैसे कि हम पहले भी करते हैं, एसिटोनिक सोल्यूशन में होता है, मतलब कि नॉर्मल ये सेलाइन में नॉर्मली इनको दिया जाता है। अच्छा, इन जीरो ऑर्डर। अच्छा, जीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस होते हैं ना, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है या जो भी है ना, इनमें जो हाफ लाइफ है ना वो डोज डिपेंडेंट होगी, ठीक है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में ना इंडिपेंडेंट होगी। ये बिल्कुल एक दूसरे के इनवर्स हैं। फर्स्ट वाला याद करने, सेकंड ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, मतलब कि इन जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ इज डिपेंडेंट एंड एलिमिनेशन रेट और ड्रग कंसंट्रेशन है ना, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, वो इंडिपेंडेंट है। जबकि इन फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज डोज इंडिपेंडेंट, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन और एलिमिनेशन जो है ना वो डिपेंडेंट हो जाएगी इस पे। आगे है जी, एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, मतलब कि जो विच इज इफेक्टिव इन वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। किसी भी इन्फेक्शन में ना हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये होती कौन सी है, टिकारसिलिन होती है, पिपरेसिलिन होती है, और कार्बेनिसिलिन होती है। और इसमें ये होता है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है ना, ये यूजुअली रेजिस्टेंट भी इन्हीं की आ जाती होती है, क्योंकि हम ब्रॉडली दे देते होते हैं इन्फेक्शन को। हमने मतलब कि देखा, तो कोई भी इन्फेक्शन है तो प्रिस्क्राइब नॉर्मली कर दी जाती हैं, तो इनकी रेजिस्टेंट कंपेरेटिवली अदर्स, इनकी ज़्यादा आ जाती होती है, ठीक है। और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम क्या होती हैं, ये भी इसी तरह की होती हैं। इनका जो स्पेक्ट्रम होता है काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उनसे मतलब कि कम होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम से कम होती हैं। अच्छा, आगे है जी, इंक्रीज टॉक्सिस डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। मैं एक मतलब ऊपर नीचे करता हूँ, वो सारा पेज ही हो जाता है ना, इस वजह से टाइम लगता है। अच्छा, इंक्रीज डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अच्छा, इसमें पता क्या है कि डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज किस तरह से होती है उसका बताया गया, मतलब कि उसकी एंटीडोट नहीं बताया गया, क्योंकि जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है ना, ये इसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है, मतलब कि इसके अरिथमोजेनिक इफेक्ट होते हैं और कार्डियोटॉक्सिक एक्टिविटी बढ़ा देता है उसको डाइजॉक्सिन की। और जब जो डायूरेटिक्स है ना, नॉर्मली थायाजाइड डायूरेटिक्स, ये भी यही करते हैं, क्योंकि ये हाइपोकलीमिया करते हैं। तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती ही कैल्शियम की कमी की वजह से, हाइपोकलीमिया होगा, डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उसका बताया गया कि इसकी टॉक्सिसिटी किन वजहों से ज़्यादा हो सकती है। आगे है जी, पोटेशियम की बेंजोडाइazepines। कमी की वजह से, बात सुनो, पोटेशियम की जी कमी की वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है। जी, पोटेशियम की ज्यादा होने की, इट डिपेंड्स ऑन हाइपोकैलेमिया की वजह से नहीं होती। हाइपोकलीमिया।
डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी डिपेंड्स ऑन हाइपोकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया से नहीं होती, अच्छा कम होने से। हाइपोकैलेमिया से होती है, ठीक है। हम्म, तो ये जो डाययूरेटिक्स हैं, ठीक है, डाययूरेटिक्स तो पहले सही ही है सर। स्पेशली जो थायाजाइड हैं वो तो हाइपोकैलेमिया कर रहे होते हैं, इसी वजह से तो हम उनके साथ वो पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स नहीं दे रहे देते होते हैं ना। डाइजेशन में। जी जी जी। सुनने, बोलो मैं। सही है सर। हाँ जी जी। तो, हाँ तो वो डाययूरेटिक्स जो होते हैं ना वो तो पहले ही हाइपोकैलेमिया कर रहे होते हैं, तो इसीलिए डाययूरेटिक्स के साथ नॉर्मली पोटेशियम स्पेरिंग भी हम दे रहे होते हैं कि जो पोटेशियम को बहुत ज़्यादा लॉस होने को बचा देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जब टॉक्सिसिटी पहले से ही है तो उसको मजीद जो डाययूरेटिक्स हैं वो बढ़ा देंगे, क्योंकि वो कैल्शियम को और भी कम कर देंगे और वो डाइजॉक्सिन तो वहाँ पे बादशाह बन के बैठ जाएगा। तो बस ये है। सही। अच्छा, बेंजोडाइazepines प्लस फूड डिलेड एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर। बेंजोडाइazepines जो होते हैं ना, जो फूड के साथ ना उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, इसीलिए बेंजोडाइazepines की हम अक्सर मतलब मोस्टली जब देखते हैं ना, इसका प्रिस्क्रिप्शन भी देखते हैं तो ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एट बेड टाइम। मतलब कि ये रात को प्रिस्क्राइब इसी वजह से किए जाते हैं कि इनको खाने के साथ नहीं लेना होता, बिकॉज ये इफेक्ट करती है उनकी एब्जॉर्प्शन, इफेक्ट करती है उस पर। अच्छा, omeprazole used OTC in breastfeeding mother before tried antacid and ranitidine with no benefits। बिल्कुल जी, एंटासिड जो रेनिटिडिन एच2 ब्लॉकर होते हैं, तो क्या नाम है कि उनकी वजह से अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा एसिडिटी का, तो जो है पेशेंट है वो एज अ OTC यूज़ कर सकते हैं ओमेप्राजोल को, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो वो क्या नाम है, इससे की वजह से उसके प्रोटॉन की इन्फ्लक्स को बंद कर देगा। खैर मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि ओमेप्राजोल ले सकते हैं OTC। अच्छा, आयन ट्रैपिंग, अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन, यूरिक एसिड, एक्सक्रीशन ऑफ वीक एसिड। अच्छा, आयन ट्रैपिंग होती क्या है? ये बेसिकली होती है ये इस प्रोसेस में होता है कि ये ना ऑल्टर्स द पीएच ऑफ यूरिन, ठीक है। जो यूरिन की पीएच होती है ना उसको ही चेंज कर देती है, ऑल्टर कर देती है। कि क्यों करती है? टू इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन्स, टॉक्सिन की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करने के लिए उनको इनहिबिट कर देती है। तो इसी वजह से मतलब कि फिर जो वीक एसिड ड्रग्स होती है ना वो नॉर्मली एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं बॉडी से। तो इसके बारे में ये बताया गया है इसका। प्लाज्मा कंसंट्रेशन आफ्टर आईवी बोलस डिपेंड्स ऑन डोज एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आईवी बोलस होता है क्या?